हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। रेलवे ज्ञान मंत्रालय यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, एएलपी सीबीटी 2 जो है, वो अभी कैंसल हो गया था, तो वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद तो होगा ही। तब तक मैं क्या सोचा कि जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है और उससे जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है, उससे जो न्यूमेरिकल पोर्शंस आते हैं और जो उसमें फॉर्मूले यूज़्ड होते हैं चैप्टर वाइज़, वो मैं आपको रिवीजन करा दूँ। तो ये वही सीरीज़ है। इसमें आपको फॉर्मूले तो रिवाइज़ करवाऊँगा ही करवाऊँगा और छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट भी बताते चलूँगा, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है? तो आज हम पहला चैप्टर देखते हैं, क्या है? स्पीड एंड वेलोसिटी, गति और वेग। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और ये होते क्या हैं, इनके डेफिनिशंस क्या होते हैं और साथ ही साथ इसमें कौन-कौन से फार्मूले हैं, जो आपको याद रखना चाहिए, वो भी हम देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए, मैंने कुछ टर्म्स लिख रखे हैं, कुछ मैंने शब्द लिख रखे हैं। इसका आपको मतलब तो पता होना ही चाहिए, इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले गति और वेग पढ़ रहे हैं, स्पीड और वेलोसिटी पढ़ रहे हैं। तो इसमें कोई वस्तु गति अवस्था में है या विराम अवस्था में है, यानी किस वस्तु को बोलेंगे कि वो गति अवस्था में है, गतिमान अवस्था में है, या फिर किसी वस्तु को या किसी सब्जेक्ट को कब बोलेंगे कि वो विराम अवस्था में है, पहले हम यही समझ लेते हैं। बाद में फिर दूरी है, विस्थापन है, स्पीड है, वेलोसिटी है, औसत चाल या औसत वेग है, ये सब हम देख लेंगे। और साथ ही साथ आपका क्या देख लेंगे? त्वरण भी देख लेंगे। साथ ही साथ क्या देख लेंगे? त्वरण। कहीं लिख देता हूँ, नहीं मैं भूल जाऊंगा। साथ ही साथ आपका एक्सेलरेशन भी देख लेंगे और इसे समझ लेंगे। ठीक है? आप लोग जो पढ़े हैं वो ठीक है, अच्छी बात है, और जो मैं बताऊंगा वो भी आप लोग देखिएगा, थोड़ा अलग तरीके से ही बताऊंगा, जिससे आपको प्रैक्टिकल लाइफ में क्या ये सब होता है वो भी चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि गति अवस्था क्या होता है। देखिए, कोई वस्तु गति अवस्था में है या विराम अवस्था में है, वो हम ऐसे नहीं बता सकते। उसे किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष हमें कंपैरिजन करके ही बताना होगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये मार्कर चल रहा है, जैसे मैं इस मार्कर को इधर से ऐसे मूव कराऊं, तो आप लोग देख रहे होंगे कि मार्कर गति अवस्था में है। लेकिन किसके सापेक्ष गति अवस्था में है? किसके सापेक्ष गति अवस्था में है? अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर बोर्ड है, ठीक है, व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड के सापेक्ष अगर हम बोले तो ये गति अवस्था में है। यानी हमें कोई वस्तु गति अवस्था में है या नहीं है, उसके लिए हमें किसी ऐसे वस्तु से कंपैरिजन करना पड़ेगा जो स्थिर अवस्था में हो। जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु है और ये फिक्स बिंदु है, ये फिक्स बिंदु है। अगर इसके सापेक्ष, अब देखिए मैं एक ये मार्कर को ही चला रहा हूं, तो देखिए यहाँ पर ये चल रहा है, तो इसका क्या है? अवस्था बदल रही है। ठीक है? हर क्षण इसका अवस्था क्या है? बदल रही है। जब हर क्षण इसकी अवस्था बदल रही है तो क्या बोलेंगे कि ये मार्कर जो है गतिमान अवस्था में है। सीधी सी मतलब ये है। और उम्मीद करता हूं कि गति गति अवस्था क्या होती है समझ में आ गया होगा। और अगर हम विरामावस्था देखें तो ये फिक्स पॉइंट है। अगर हम यहाँ पर मार्कर को फिक्स कर दें, ऐसे बस पकड़े रहें, तो इस फिक्स पॉइंट के सापेक्ष देखेंगे तो ये जो आपका मार्कर है, ये क्या है? विरामावस्था में है। तो गति अवस्था और विरामावस्था उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब लगे हाथ समझ लेते हैं दूरी और विस्थापन क्या होता है। ठीक है? दूरी और विस्थापन क्या होता है, और आपके एग्जाम में ये पूछता है कि दूरी क्या है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है, विस्थापन सदिश है कि अदिश है, ये सब भी हम देख लेंगे। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए ये कोई व्हीकल्स है, ठीक है, ये कोई आपका व्हीकल्स है। पहले यहां से यहां गया, फिर यहां से इधर गया, फिर इधर से इधर गया और यहां से यहां गया। बात करें ए बी सी और डी, फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट ए है। तो अगर हम बात करें कि ये कितना दूरी है, कितना दूरी तय किया, तो देखो दूरी जो होता है मार्ग की पूरी लंबाई होती है। ध्यान से सुनिए, दूरी क्या होता है? मार्ग की पूरी लंबाई होती है। तो अगर हम दूरी निकालना चाहेंगे तो दूरी क्या हो जाएगा आपका? ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ई और साथ में प्लस डी ई। ये आपका दूरी हो गया, वस्तु द्वारा या वाहन द्वारा चला गया कुल दूरी हो गया। दूरी में हम क्या लेते हैं? एक्चुअल मार्ग की लंबाई ले लेते हैं, जैसे जैसे हो गया सबको ऐड कर देते हैं, इसको बोलते हैं दूरी। और जबकि विस्थापन क्या होता है? विस्थापन सिर्फ ओरिजिनल पॉइंट और उसका जो फाइनल पॉइंट है उस पर निर्भर करता है। अगर हम विस्थापन की बात करें तो ये हमेशा क्या है? मिनिमम, दोनों पॉइंट के बीच में, ए और डी के बीच में जो मिनिमम पॉइंट होगा वही आपका विस्थापन होगा। यानी अगर इसको यहाँ से डायरेक्ट ऐसे मिला दें एक रेखा द्वारा, तो आपका विस्थापन कितना हो जाएगा? ए डी। ये हो गया आपका विस्थापन। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि दूरी क्या होता है? एक्चुअल मार्ग की लंबाई। जैसे जैसे आप गए हैं वो आपका दूरी हो गया। और विस्थापन क्या होता है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच में, यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होती है, मिनिमम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। याद रखिए, विस्थापन में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है
उसको हम लेते हैं, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका क्या होगा, AD। तो विस्थापन क्या हो गया, AD। अगर हम यहीं पर आपको समझाने की बात करें, मान लीजिए D से ला के यहाँ पर मिला देते हैं, तो इस केस में दूरी क्या हो जाएगा, तो इस केस में दूरी और ऐड हो जाएगा, कितना, AD। क्योंकि दूरी हमेशा चले हुए मार्ग की एक्चुअल लंबाई होती है। और अगर यहीं पर हम विस्थापन की बात करें, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, सिर्फ ओरिजिनल मतलब ओरिजिनेटिंग पॉइंट और फिर उसका जहां पर फाइनल पॉइंट हो रहा है उसी पे निर्भर करता है। जहां पर ओरिजिनेटिंग पॉइंट भी ये है और फाइनल पॉइंट भी ये है, तो इसका विस्थापन कितना हो गया, 0। इसीलिए मैंने हमें यहाँ पर लिख रखा है, एक चीज अब जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए आप, दूरी हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। दूरी आप जब भी निकालेंगे हमेशा धनात्मक आएगा, लेकिन आपका विस्थापन क्या है, वो 0 भी आ सकता है, जैसे इस केस में आया, पॉजिटिव भी आ सकता है, जैसे यहाँ पर मिनिमम आया, वैसे ही निगेटिव आ सकता है। इस बात को आप याद रखिए, दूरी हमेशा और हमेशा धनात्मक होता है, और विस्थापन आपका 0 भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको दूरी और विस्थापन समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा और दूरी और विस्थापन को चर्चा कर लेते हैं। देखिए अगर हम दूरी की बात करें, अगर हम दूरी की बात करें तो देखिए किसी दिशा पे निर्भर नहीं है, सिर्फ इसका हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है कि पहले हम इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए और यहाँ गए। इसकी दिशा उषा से हमें कोई भी मतलब नहीं है, तो इसलिए आपका दूरी क्या है, हमेशा अदिश राशि होती है। लेकिन अगर विस्थापन की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो ये हमेशा एक निश्चित दिशा में मिनिमम दूरी होता है। जैसे अगर मिनिमम दूरी चाहिए तो हम इसी दिशा डायरेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि इधर आके इधर चले जाएंगे तो विस्थापन मिनिमम हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा, ऐसा नहीं होगा। एक निश्चित दिशा में ही आपका क्या है, विस्थापन मिनिमम होगा। तो इसलिए आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सदिश राशि होता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में सीधे सीधे आपके एलपी सीबीटी 2 में पूछता है, ठीक है। ये अदिश राशि और ये सदिश राशि है, ये हमेशा धनात्मक होता है। आपका विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, 0 दोनों हो सकता है। चलिए आपको और अच्छे से समझा देता हूं। सपोज ये क्या है, आपका एक अर्धवृत्ताकार सर्कल है, ठीक है। अर्धवृत्ताकार सर्कल है, यहाँ पर कुछ रेडियस दे दिया मैं। अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, ध्यान से सुनिए यहाँ पर, तो देखिए आपकी ए पॉइंट है, ए बी पॉइंट है। अगर मैं दूरी की बात करूं तो देखो दूरी तो ए बी है, ए से बी, देखिए ए से कोई व्यक्ति चलना स्टार्ट किया और बी पर पहुंच गया, तो इस केस में दूरी और विस्थापन दोनों बराबर है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि दूरी और विस्थापन में क्या संबंध होते हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। कोई व्यक्ति ए से चलता है, बी पर पहुंच जाता है, तो इस केस में आपका जो है दूरी वो हमेशा विस्थापन के बराबर होगा। इस केस में हमेशा दूरी क्या है, दूरी विस्थापन के बराबर होगा, इसको ध्यान से समझिएगा। लेकिन अब यही व्यक्ति क्या है, ऐसे न चल के एक वृत्ताकार पथ पे जा रहा है, ए से ऐसे घूम के, उसका मन आया घूमते फिरते शाम को घर आ रहा है बी पर, तो इस केस में दूरी क्या होगा, तो इस केस में दूरी क्या होगा, इसको ओ डैश लिख देते हैं। इस केस में दूरी आपका कितना होगा, ये है। और अगर हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन हमेशा आपका क्या होता है, मिनिमम होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो इस केस में विस्थापन क्या हो जाएगा, ये होगा, ठीक है। ए ओ डैश ए सी बी हो जाएगा विस्थापन, ध्यान से समझिए। दूरी क्या होगा, ए ओ डैश बी, दूरी क्या होगा, ए ओ डैश बी, और विस्थापन क्या होगा आपका, ए सी बी, क्योंकि विस्थापन हमेशा मिनिमम होता है। तो इस केस में आप देखेंगे कि दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा है, यानी सेकंड केस में हमारा क्या हो जाएगा, दूरी विस्थापन से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हम एक कह सकते हैं क्या कि अगर दूरी और विस्थापन में आपसे रिलेशन पूछे तो आप ये लिख सकते हैं क्या, दूरी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू विस्थापन हमेशा होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, दूरी इज ऑलवेज, यानी डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू विस्थापन। यहां से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूरी और विस्थापन को यहीं छोड़ते हैं, इतना आपको तो समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिख रखा है चाल, स्पीड और वेलोसिटी, आपका स्पीड और वेलोसिटी लिख रखा हूं। तो देखिए स्पीड क्या होता है कि एकांत समय में, यूनिट टाइम में किसी व्यक्ति द्वारा, किसी वाहन द्वारा या किसी कण द्वारा चली गई दूरी होती है, ठीक है, वही उसकी चाल होती है। आप लोग जानते हैं, जैसे आप लोग अभी बाइक वाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो उसमें बोलते हैं कि क्या स्पीड है, गाड़ी किस स्पीड में चला रहे हैं। तो अगर इसका हम मात्रक देखें, इन सब का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है, इन सब का मात्रक क्या होता है, मीटर। लेकिन अगर इसका मात्रक देखें दूरी स्पीड का, तो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी अगर हम टाइम को 1 सेकेंड ले लें
तो एकांक समय में चली गई दूरी को ही चाल बोलते हैं। इससे फार्मूले से आप डिफिनेशन बना सकते हो। यहाँ पर डिफिनेशन का मतलब है नहीं, आप सिर्फ ये याद रखिए, स्पीड बराबर होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहीं पर आप लोग एक चीज ये देख लीजिए कि इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, और साथ ही साथ ये आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है, क्योंकि यहाँ पर आपका दूरी अदिश राशि है, इसीलिए चाल भी अदिश राशि है। अब देखिए, अगर हम इसमें बात करेंगे, एक चाल होता है, एक आप लोग ताक्षणिक चाल सुने होंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है कि किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे, किसी पार्टिकुलर क्षण पे जो चाल होता है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे अगर हम मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ कोई आप कार लेके ए से बी तक आए, और अगर मैं पूछ दिया कि 2.6 सेकंड पे उसका स्पीड क्या था, तो जो 2.6 सेकंड पे आप स्पीड निकालेंगे वही आपका क्या हो जाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी किसी क्षण पर, ठीक है, किसी मोमेंट पर अगर स्पीड पूछे तो वो हो जाता है ताक्षणिक स्पीड, ठीक है, ताक्षणिक चाल। अब बात करते हैं वेलोसिटी का। तो देखिए, वेलोसिटी क्या होता है, इसको भी से लिखते हैं। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां पर आप एक चीज ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी वेग क्या होता है, इसका फार्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इसका मात्रक वही सेम होता है जो स्पीड का होता है, मीटर पर सेकेंड। और एक ऐसा राशि है तो ये सदिश राशि है। यानी कि अगर हम इसके डिफिनीशन की बात करें तो किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में चला गया जो विस्थापन होता है वही वेग के बराबर होता है। तो आप लोग एक चीज याद रखिएगा, चाल जो होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और वेलोसिटी जो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अगर आपको दूरी और विस्थापन सही से समझ में आया होगा तो चाल और वेग भी सही से समझ में आएगा। ये आपका अदिश राशि होता है, वेग आपका सदिश राशि होता है। अगर इसका बीमीय सूत्र पता करें तो डिस्टेंस का एल होता है टी के पावर -1, एल टी के पावर -1। यहाँ देखो जीरो भी लिख सकता है, ये जीरो मतलब 1 ही होता है। और इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, एल एल होता है। ये सब तो आपको मालूम होना चाहिए। जिस तरीके से विस्थापन प्लस जीरो हो सकता है, प्लस हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है, वैसे ही आपका वेलोसिटी भी धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और जीरो हो सकता है। लेकिन स्पीड हमेशा और हमेशा धनात्मक होगा। इतनी बात आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है आपका, नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ एक्सेलरेशन को लिखा रहने दीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं एवरेज स्पीड या एवरेज चाल, यानी औसत वेग और औसत चाल क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ए से बी आता है, बी से सी आता है। ए और बी का जो डिस्टेंस है वो x1 मीटर है और t1 सेकेंड में तय करता है, और बी से सी का जो डिस्टेंस है वो x2 मीटर है और समय t2 मीटर है। अगर हम औसत चाल की बात करें, अगर हम यहाँ पर एवरेज स्पीड की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, कुल दूरी डिवाइडेड बाई कुल समय, ठीक है, कुल दूरी डिवाइडेड बाई कुल समय इसका फार्मूला होता है। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, x1 और x2 जोड़ दीजिए, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई कुल समय, t1 प्लस t2। ये आपका एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है। एक ही याद रखिए, आपको ये अच्छा रहेगा। 25 तो फार्मूला याद रखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। कुल दूरी बटे कुल समय, इसमें देखिए दो केस होता है क्या, जब डिस्टेंस समान हो, यानी x1 और x2 जब समान हो जाएगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, पहला कौन सा केस हो सकता है, जब आपका डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो, जब डिस्टेंस इक्वल हो। और दूसरा इसमें क्या एक आता है आपका, जब टाइम आपका इक्वल हो। अब एक क्या बता रहा हूं जैसे मान लीजिए कि ए भी x1 डिस्टेंस है। जैसे आप क्या है, मैं क्या समझा रहा हूं, आप घर से अपने स्कूल गए और आप स्कूल से घर आए, तो डिस्टेंस तो सेम ही रहा। ऐसा तो है नहीं कि आपके घर से और आपके स्कूल के बीच का डिस्टेंस आज 5 किलोमीटर है तो कल 10 किलोमीटर हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, भले टाइम अलग अलग लग सकता है। जाते टाइम 5 घंटा ले लो और आते टाइम 6 घंटे ले लो, अलग अलग टाइम हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस तो सेम रहेगा। अगर उस केस में आप एवरेज स्पीड निकालोगे, किस केस में, जब आपका डिस्टेंस सेम हो। बार बार मैं कह रहा हूं ये तभी फार्मूला लगेगा जब आपका डिस्टेंस समान हो। तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो एवरेज स्पीड आता है 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ये आपको याद रख लेना चाहिए। एग्जाम्पल क्या मैंने दिया, आप अपने घर से स्कूल जाते हो और स्कूल से वापस आते हो, तो आपके घर और स्कूल के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। उस केस में आपका एवरेज स्पीड पूछे तो 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। लेकिन जब टाइम इक्वल हो तो इस केस में एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, जब टाइम इक्वल हो तो इस केस में क्या एवरेज स्पीड होगा, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि x1 मीटर भी जाता है टी टाइम में और x2 मीटर भी जाता है टी टाइम में। यानी अगर ये x1 मीटर ट्रेवल करने में 5 सेकंड ले रहा है
तो x2 मीटर भी ट्रेवल करने में 5 सेकंड ले रहा है। यानी अगर मैं मान लूं ये 10 मीटर है, ये क्या है 20 मीटर है, तो 10 मीटर भी जाने में 5 सेकंड, 20 मीटर भी जाने में 5 सेकंड ले रहा है। तो उस केस में जो आपका एवरेज स्पीड होता है वो क्या होता है v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर किसी को कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पर v1 और v2 कैसे निकालेंगे। तो मेरे भाई चाहे आप स्पीड निकालो चाहे वेलोसिटी निकालो, तो v1 और v2 क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो 10 डिवाइडेड बाई 5 कर दोगे। जैसे इस केस में मैं देखूं, यहाँ पर क्या है आपका टाइम सेम है, तो अगर इसका एवरेज स्पीड निकालूं तो क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई के 2। ये देखिए 5 दूनी के 10, 5 चौके 20, कितना हो जाएगा 6/2। तो यहाँ पर आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी मैंने कैसे निकाल दिया, तो देखो ए से बी तक आपका होगा v1 और बी से सी तक होगा क्या v2। और आप लोग जानते हो v1 बराबर क्या होता है दूरी बटे के समय, यानी दूरी है 10 मीटर और समय कितना है 5। ऐसे ही मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखा हूं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। चलिए ये सब तो बात हो गया, अब हम थोड़ा सा और आगे निकलते हैं थोड़ा सा और आगे निकलते हैं और यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आप लोग जानते होंगे, बहुत पढ़ते हैं। और ये क्या होता है त्वरण। त्वरण क्या होता है, सीधी से अगर हम बात करें तो वेग परिवर्तन की दर। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा t। इसका मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका अगर हम बीमा सूत्र देखेंगे तो lt के पावर -2। अब वेग परिवर्तन की दर होती क्या है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई डेल्टा t, जितने समय में होता है आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये क्या है अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाई डेल्टा t। चलिए इसको मैं आपको समझाता हूं। देखिए इसका मात्रक क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड 2 बार सेकेंड का मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका मीटर पर सेकेंड क्या होता है आपका वेलोसिटी, और यहाँ पर आएगा आपका सेकेंड, यानी पर सेकेंड वेग में होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं त्वरण। पर सेकेंड वेग में होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं त्वरण। वेग परिवर्तन की दर ही क्या होती है त्वरण, इसीलिए यहाँ पर लिखा हूं वेग परिवर्तन की दर। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये देखिए पर बोलते हैं ना इसे, डिवाइडेड बाई को पर, तो पर सेकेंड जो वेग में परिवर्तन होता है उसको ही त्वरण कहते हैं। इतना आपको मालूम होना चाहिए त्वरण के बारे में। अब बात कर लेते हैं, ये तो गति में जो डिफिनीशंस होते हैं या छोटे छोटे जो फॉर्मूले होते हैं वो बता दिया। अब बात करते हैं जो एक्चुअल में एग्जाम में आपसे पूछता है। यहाँ से देखिए एवरेज स्पीड पूछ सकता है, टाइम आपका जो है डिस्टेंस और टाइम देके वेलोसिटी पूछ सकता है। वैसे ही अब देखते हैं गति का समीकरण। तो चलिए गति के समीकरण में आपको एक चीज ये ध्यान में रहना चाहिए कि आपको जितना भी गति का समीकरण मालूम है वो ये वाले जो गति के समीकरण है तभी वैलिड है, तभी लगते हैं जब आपका त्वरण जो है वो क्या हो कांस्टेंट हो। ठीक है, त्वरण आपका कांस्टेंट हो तभी ये सब गति का जो है समीकरण आपका वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूं, तो गति के मेनली 3 समीकरण होते हैं, आपको पता ही है 1 2 3, और एक चौथा भी होता है, कभी कभी पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए मैं लिख देता हूं। पहला क्या है v इक्वल टू के u प्लस ए टी, v इक्वल टू के u प्लस ए टी। दूसरा क्या है आपका s इक्वल टू के यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तीसरा क्या है आपका v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, और चौथा क्या होता है, यहाँ पर चौथा जो गति का समीकरण है वो कौन सा होता है, तो ये होता है कि जैसे आपसे यहाँ पर जैसे मान लीजिए पूछेगा कि 5 सेकंड में फाइनल जो है अंतिम वेग क्या होगा, 5 सेकंड बाद क्या होगा, यहाँ पे 10 सेकंड बाद क्या होगा, ये सब ऐसे है। लेकिन अगर आपको nवें सेकंड में पूछ ले, या सीधे से हम बात करें कि nवें सेकंड में पूछ ले या tवें सेकंड में पूछ ले, तो उस समय आपका क्या फॉर्मूला लगता है s nवें सेकंड में, nवें सेकंड में जो फार्मूला लगता है वो आपका क्या होता है u प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2a, और ब्रैकेट में क्या आएगा आपका, तो ब्रैकेट में आता है आपका 2t माइनस 1, 2t माइनस 1। ये आपको याद होना चाहिए, इससे तो क्वेश्चन पूछ ही लेता है। क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई जो वस्तु है
वो 10 सेकंड तक गतिमान रहा, ठीक है, 10 सेकंड तक वो गति किया। तो आपसे पूछ लेगा 5वें सेकंड में उसका विस्थापन कितना हुआ, या 5वें सेकंड में वो कितना दूरी तय किया। यहाँ पर जो एस है वो विस्थापन नहीं है, ठीक है, एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर एस जो है वो विस्थापन नहीं, यहाँ पर एस क्या है, दूरी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं अगर बता दूं तो u आपका प्रारंभिक वेग होता है, v आपका अंतिम वेग है, a क्या है, त्वरण है, t क्या है, टाइम है, और s क्या है, चली गई दूरी है। इतना ही टर्म्स यूज किए हैं। चौथा फार्मूले के बारे में उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चौथा फार्मूला क्या है, nवें सेकंड में चला गया दूरी। जैसे अगर मैं पूछूं कि 5वें सेकंड में वो कितना दूरी तय किया, 4 सेकंड तो तय कर लिया वो छोड़िए, लेकिन 5वें सेकंड में कितना दूरी तय किया, तो यहाँ पर आपका t बराबर यहाँ पर 5 रख दीजिए और इन सबका मान रख दीजिए, आपका आ जाएगा। ये तो देखिए बात हुआ क्या कि जब आपका कोई जो व्हीकल्स है हॉरिजेंटली मूव कर रहा हो, ऐसे हॉरिजेंटल क्षैतिज अवस्था में चल रहा है तो हॉरिजेंटल। लेकिन यही गति का समीकरण वर्टिकल में भी सेम होता है। जैसे कि आप किसी बाल को ऊपर से नीचे गिरा दीजिए तो वर्टिकल गति करता है, उसमें क्या होता है, सिर्फ ए की जगह जी आप लिख दीजिए, क्या, ए की जगह जी लिख दीजिए और एस की जगह क्या लिख दीजिए, एच लिख दीजिए। आपका ए वाला जो गति का समीकरण है वो इसके लिए भी वैलिड हो जाएगा। जैसे u प्लस जी टी, दूसरा क्या हो जाएगा आपका h इक्वल टू के यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तीसरा क्या हो जाएगा आपका v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, और चौथा क्या हो जाएगा h, यानी nवें सेकंड में कितने नीचे आया, तो h n हो जाएगा कितना, u प्लस हाफ a 2t माइनस 1, यहाँ पर a की जगह क्या बताया मैं, g। तो उम्मीद करता हूं कि इतना देखिए इस गति के समीकरण में सिर्फ इतना ही है। अगर स्पीड एंड वेलोसिटी में देखेंगे तो इतना ही है। एक चीज आपका और पूछता है इसमें कि इसका क्या है, किसमें किसमें रिलेशन है। तो अगर हम पहले का देखेंगे तो ये किसमें है, वेग और समय में रिलेशन बताता है, ठीक है, वेग और समय में रिलेशन बताता है। ए दूरी और समय में रिलेशन बनाता है, दूरी और समय में रिलेशन बताता है। देखिए यहाँ पर दूरी हो गया, यहाँ पर टी है, ठीक है, तो दूरी और समय। वैसे ही ये वेग और समय, अगर इसकी बात करेंगे तो क्या, वेग और चली गई दूरी के बीच ये रिलेशन बताता है। ये भी पूछ लेता है कि जो सेकंड है गति का जो दूसरा समीकरण है वो क्या क्या बताता है, किसके और किसके बीच संबंध है, तो दूरी और समय के बीच ये संबंध को दर्शाता है। देखिए आप दूसरे समीकरण को और कैसे लिख सकते हो, इसी का अगर एक और फॉर्म होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए, कभी कभी ये भी आपका लग जाता है, क्या, u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टी, ये भी आपका चला गया दूरी ही होता है। दूसरा समीकरण को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये जब कैसे डेरिवेशंस होते हैं, कैसे डिराइव होते हैं, जब वो आप पूरा प्रोसेस पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में इतना आया होगा। कभी कभी देखिए आपका वेक्टर फॉर्म पूछ लेता है, वेक्टर फॉर्म पूछ लेता है कि इन सब समीकरण का वेक्टर फॉर्म क्या होगा, यानी एक तो ऐसे लिखा होगा, फिर पूछ देगा इसका वेक्टर फॉर्म है तो कैसे लिखोगे। यहाँ पर देखिए सिर्फ क्या है, जो सदिश राशि हो, जो सदिश राशि हो उसके ऊपर आप एरो लगा दीजिए, और जो अदिश राशि हो उसको आप एरो मत लगाइए, ऐसे ही लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर ए वी क्या है, आपका सदिश राशि है, वेग क्या आपका सदिश राशि है, तो इसके ऊपर ऐसे वेक्टर लगा दीजिए। लेकिन अगर आपको वी स्क्वायर लिखना है तो ऐसा नहीं कि आप इसके ऊपर वेक्टर चढ़ा दीजिए या इसके ऊपर वेक्टर चढ़ा दीजिए, ऐसा लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, v डॉट v, वेक्टर गुणनफल क्या होता है, v डॉट v। तो अगर इसका हम वेक्टर फॉर्म लिखे, देखिए वेग आपका सदिश होता है, वेग आपका सदिश होता है, ए भी आपका सदिश होता है, लेकिन टी अदिश होता है। तो ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म, ठीक है, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। वैसे ही एस भी आपका क्या है, ठीक है, सदिश राशि है, और यू ऐसे टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसे ही आप इसके ऊपर भी जैसे इसको लिखना है, मैं यही बता रहा था, इसको v डॉट v लिखेंगे, u डॉट u लिखेंगे प्लस 2a डॉट डॉट s, ऐसे निरूपित करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। इन सब चीजों में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इन सब चीजों में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए यहीं पर एक चीज और देख लेते हैं, लास्ट है ये। हालांकि ये सब निकलेंगे गति के समीकरण से ही, जो अभी बताने जा रहा हूं इस टॉपिक का लास्ट फार्मूला निकलेंगे तो गति के समीकरण से ही, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट याद रहेंगे तो और अच्छे रहेगा, और अच्छा रहेगा। जैसे मैं क्या कह रहा हूं कि यहां से आप कोई बॉल ऊपर फेंकते हो, ठीक है, यहां से कोई आप बॉल ऊपर फेंकते हो तो कितनी हाइट तक जाएगा और कितने टाइम तक आसमान में रहेगा, यानी ये हाइट अचीव करने में कितना टाइम लगेगा।
तो आपको एक चीज याद रखना चाहिए, जो इस वेलोसिटी से आप फेंकोगे वो दिया रहेगा, u आपको दिया रहेगा, गिवन रहेगा। और जब जैसे आप कोई गेंद फेंकते हो तो ऊपर जाता रहता है और फिर वापस लौटना स्टार्ट कर देता है। तो जिस पॉइंट पे वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा वहां से वो नीचे आना स्टार्ट करेगा। इस पॉइंट पे इसका अंतिम वेग क्या होता है, 0 हो जाएगा। ये बात तो आपको समझ में आनी चाहिए, यानी u वेलोसिटी से आप फेंकेंगे और फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो उस केस में आपसे पूछेगा, जब आप नीचे से गेंद फेंकेंगे तो कितनी ऊंचाई तक जाएगा और कितने सेकंड में जाएगा। तो इसका आप क्या करिए, डायरेक्ट फार्मूला याद कर लीजिए। ये जो हाइट जाता है h इक्वल टू यू स्क्वायर अपान के 2g, और कितने टाइम तक रहेगा, तो ये आपको याद होना चाहिए u बाई जी। यहाँ पर u क्या है, आपका प्रारंभिक वेग दिया रहेगा। जैसे क्वेश्चन कैसे दिया रहता है कि किसी गेंद को हम 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो कितनी हाइट तक जाएगा, तो यू स्क्वायर अपान 2g। ये तो हो गया ऊपर। ऐसे ही जब किसी गेंद को हम ऊपर से नीचे गिराएंगे यानी h हाइट से, अब तो यहाँ पर हाइट दिया रहेगा, यहाँ पर हाइट आपका अब दिया रहेगा कि 15 मीटर ऊपर से नीचे गेंद ऐसे सिंपली गिरा रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में आपसे क्या पूछेगा कि यहाँ पर ये इसका देखिए u तो आपका 0 होगा। u क्यों 0 होगा, क्योंकि ऐसे कोई गेंद है, जैसे ये बल्ब है, मान लीजिए ये बल्ब है, तो हमें ऐसा थोड़ी ऐसे नीचे फेंकना है, हमको इसको सिर्फ फ्री फॉल छोड़ देना। ऐसे हम आराम से छोड़ेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, और उसका फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछेगा कि जब वो आके ग्राउंड पे टकराने से जस्ट पहले उसका वेलोसिटी क्या होगा। एक तो ये आपसे पूछेगा, और दूसरा कितने टाइम में ये नीचे आ जाएगा। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो सीधे सीधे होता है अंडर रूट 2gh। ये g का मान बताया ना, अंडर रूट 2gh, और जो इसका टाइम होगा वो टाइम क्या होगा, अंडर रूट 2h डिवाइडेड बाई जी, अंडर रूट 2h डिवाइडेड बाई जी। तो ये सब फार्मूला आप याद कर लेना। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जी का देखो आप क्वेश्चन में देख लेना, जब आप क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन को पूरा पढ़ना। कहीं पर लिखा रहता है कि आप जी का मान, क्वेश्चन में ही लिखा रहेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, कि जी का मान आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया रहेगा तब आप लेंगे 9.8, और क्वेश्चन में दिया है कि जी बराबर कितना लेना है तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए, गति और वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी में इतने ही फॉर्मूले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। आज हम इसके सारे फॉर्मूले देखें। कल एक क्लास हम लेंगे, उसमें जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं और जितने अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है वो देख लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, आप अपना ध्यान रखिए।